दोस्तों को मेरा सलाम पहुँचे। मैं हूँ वाहिद नसीम और आप देख रहे हैं फोर्थ व्यू। आइए बात करते हैं कि बदलती दुनिया में क्या क्या बदलेगा। बदलाव की सबसे पहली बयार में हम लोग बात कर लेते हैं अमेरिका के इलेक्शन की। अमेरिका के जो चुनाव हुए हैं उनके नताइज से वाज़ेह हो चुका है कि जो बाइडन वहाँ प्रेसिडेंट बनने जा रहे हैं। ये पहले से भी अंदाजे लगाए जा रहे थे कि जो बाइडन यहाँ प्रेसिडेंट बनेंगे, और जिस तरह के अंदाजे लगाए जा रहे थे कि ट्रंप हारने के बाद शायद वो कानूनी सहारा लेंगे, एक तरह से एक जो हालात हैं इंटरनल उनको थोड़ा ख़राब करने की कोशिश करेंगे, तो वो ठीक उसी रास्ते पर जा रहे हैं। तो लोगों के जो अंदेशे थे उनमें बहुत ज़्यादा फ़र्क हमको नज़र नहीं आ रहा है। माफ़ कीजिएगा दोस्तों, एक सबसे इम्पोर्टेंट बात इस बदलाव में अगर हमें करनी है तो हम ज़रूर इस पर बात करेंगे कि बाइडन के आने से क्या क्या बदलने वाला है और किन किन देशों पर भारी असरात पड़ेंगे। ये सही है कि जो इज़राइल में बेचैनी पाई जा रही है, ये एक इससे पहले इस तरह की बेचैनी कभी इज़राइल में देखने को नहीं मिली है। जिस तरह ट्रंप की हार के बाद, जो बाइडन के जीत के बाद इस वक्त हमें यरूशलेम यानी तेल अवीव की और इज़राइल थिंक टैंक की जो हालात हम देख रहे हैं उसमें काफ़ी चिंता के निशान जो है वो पाए जा रहे हैं। और यहाँ तक कि वो धमकी देने की कोशिश कर रहे हैं कि जिस तरीके से अगर जो बाइडन अपनी पुरानी डील पर लौटते हैं ईरान के साथ, जहाँ जो डील पहले की गई थी ओबामा के टाइम पर, अगर उस डील पर आते हैं तो यहाँ एक परमाणु टकराव बढ़ने की संभावना होगी। तमाम अरब देश, चाहे मिस्र हो, सऊदी अरब हो, ये भी परमाणु होड़ में शामिल हो जाएंगे और ऐसे में इजराइल और ईरान के युद्ध के खतरे बढ़ते चले जाएंगे। इस पर थोड़ी सी और अपना नज़रिया भी हम पेश करेंगे, मगर प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में। इससे पहले हम बात कर लेते हैं उस एक अहम मौजू की जो दुनिया में कहीं अभी चर्चा का विषय नहीं बना है, जहां ये बात हम करने वाले हैं एक ऐसे मसौदे के जो पास हुआ है संयुक्त राष्ट्र के द्वारा। वो है एक लफ्ज़ क्या इस्तेमाल किया जाए बैतुल मुक़द्दस के लिए, यानी कि इसमें अगर हम देखें तो टेम्पल माउंट जिसको कहता है वेस्टर्न जगत, उसको ब्रिटेन भी और यूरोपियन यूनियन भी उसी तरह टेम्पल माउंट के नाम से पुकारते हैं और इजराइल भी टेम्पल माउंट के नाम से पुकारता है। मगर इसको फ़लस्तीन और इस्लामिक जगत हरम अल शरीफ के नाम से इस जगह को पुकारा जाता है और बड़े एहतराम की जगह है और बहुत ही अहमियत रखती है इस्लाम में ये जगह। आज ये एक मेरे ख्याल से तमाम दुनिया के मुसलमानों के लिए एक मुबारक मौका है जब इसको हरम अल शरीफ के नाम से संयुक्त राष्ट्र के 138 देशों ने कबूल कर लिया है और इस को पारित कर दिया है। मात्र 9 कंट्री जो है वो इजराइल के साथ खड़े हुए हैं, जिनमें से इम्पोर्टेंट अमेरिका और हंगरी को आप मान सकते हैं जो इम्पोर्टेंट कंट्री हैं। ऑस्ट्रेलिया भी जो है इसमें शामिल है। देखिए दोस्तों, यहाँ बात यह है कि एक तरफ तमाम दुनिया, इसमें सिर्फ 138 इस्लामिक देश नहीं हैं, तमाम दुनिया के देश हैं जो फ़लस्तीन के हक़ में खड़े हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ कहीं और कवानीन को पारित किया गया है, कहीं और मसाइल को पारित किया गया है जो फ़लस्तीन के हक़ में है। इससे बड़ी बेचैनी पाई जा रही है इजरायली खेमे में। इजराइल के जो संयुक्त राष्ट्र में न्यूयॉर्क में इनके राजदूत हैं, उनकी तरफ से संयुक्त राष्ट्र के मेंबर्स के सामने भी काफ़ी एतराज़ जो है जाहिर किया गया। इसको इजराइल को अपमानित करने की बात की गई और यहाँ ये बात की गई कि ये जो टेम्पल माउंट या अब उसको चूँकि संयुक्त राष्ट्र ने मान्यता दे दी है, हरम अल शरीफ को आप अगर टेम्पल माउंट कहेंगे और बाकी सब लोगों हरम अल शरीफ कहेंगे और टेम्पल माउंट नहीं कहेंगे, तो इसका मतलब ये होता है कि आपने 3 धर्मों के इस मुख्य जगह को, पवित्र जगह को, जिसे ईसाई, यहूदी और इस्लाम के लोग मानते हैं, इक्वली मानते हैं, तो उन लोगों को ये उनकी तौहीन होगी, उनकी इंसल्ट होगी। इसको सिर्फ आप हरम अल शरीफ के नाम से जो है वो दर्ज नहीं कर सकते संयुक्त राष्ट्र की किताबों में और इस नाम को आप अप्रूव ना करें। इस पर काफ़ी एतराज़ किया गया, मगर सच ये है कि इसको 138 देशों ने
अप्रूव कर दिया है और अप्रूव होने के बाद इसमें कुछ एक जर्मनी की तरफ से एक मेंबर ने इसको आप उसका जर्मनी का एक लीगल स्टैंड नहीं मान सकते, उसने ज़रूर एतराज़ करने की कोशिश की है, क्योंकि इजराइल की लॉबी हर ही देशों के अंदर कहीं ना कहीं पाई जाती है। कुछ ना कुछ मेंबर और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इजराइल की तरफ में खड़े हो जाते हैं। इस तरह की लॉबिंग ये पूरे देश दुनिया में करके रखते हैं। यहाँ ये बात एक तरफ है कि इसमें ये भी दलील मैं वाज़े कर दूं कि इसमें जो बात की गई है इजराइल के राजदूत की तरफ से, वो ये भी इम्पोर्टेंट है कि उसने यहाँ ये दलील पेश करने की कोशिश की संयुक्त राष्ट्र में कि जेरूसलम को इजराइल की राजधानी के रूप में कई देश मान्यता दे चुके हैं, अपने जो सफारत खाने हैं वो शिफ्ट कर रहे हैं। तो ऐसे में आप सिर्फ इसको एक इस्लाम मतलब के अनुयायियों की सिटी करार दे दें और हरम अल शरीफ जो है वो आप इस जगह का नाम दे देंगे, तो इससे बाकी जो दूसरे दो मज़ाहिब हैं उनकी तौहीन होगी। बड़ी दलाइल के बाद भी कुछ हासिल ना हो सका और बहरहाल ये नाम पास हो गया। ये एक इम्पोर्टेंट बात है। इसमें मैं नासिर मैंने इस मुद्दे को, क्योंकि तमाम दुनिया ने इसको खबर नहीं बनाया, तमाम दुनिया ने इस पर कोई गौर फिक्र नहीं की है। दरअसल अगर आप देखें कि दुनिया की तमाम तरीन लॉबियों में आज भी सॉफ्टनेस पाई जाती है और कहीं ना कहीं फ़लस्तीन के प्रति एक नरम रवैया देखा जाता है। ऐसे में कुछ मुस्लिम देशों में से ही उनके खिलाफ आवाज़ों का उठना, उनको धोखा देना और उनके साथ खड़े ना होना, तो मुझे लगता है कि ये सिर्फ सत्ता का लालच और व्यापार की चाहत जो है वो ईमान की तरफ से आपको डिगा रही है, या इंसाफ की। ईमान भी आप अगर छोड़ दें, अगर आप मानवता के आधार पर भी बात करें तो जितने जुल्म सितम फ़िलिस्तीनियों के ऊपर ढाए जाते हैं, उनके कत्लेआम किए जाते हैं, उनकी रोज़ी रोटी की परेशानी नहीं होती, उनके पानी रोक दिए जाते हैं, उनकी दवाइयाँ रोक दी जाती हैं, जितने इंसान पर एक जुल्म हो सकते हैं वो तमाम जुल्म फ़लस्तीनियों पर ढाए जाते रहे हैं। उसके बावजूद अगर कम से कम मुस्लिम जगत में एक अफसोस नहीं पाया जाता तो ये शायद अफसोस की बात है। और यहाँ सिर्फ एक व्यापार या फिर अपने निजी संबंधों को लेकर, इसमें मैं तभी सभी मुल्कों की बात कर रहा हूँ। अलबत्ता अगर कोई हिमायत करता है तो उसके पीछे उसकी डिप्लोमेसी शामिल होती है, अगर कोई मुखालफत करता है तो उसके पीछे भी उसकी जियोपॉलिटिक्स और डिप्लोमेसी शामिल होती है। इसमें मानवता का भाव कहीं नहीं देखने को मिलता, इस्लाम का भाव कहीं नहीं देखने को मिलता। अलबत्ता इस मानवता के आधार पर क्रिश्चियनिटी ने जिस तरीके से आज आपको आपका साथ देकर यहाँ ये साबित किया है कि एक बैतुल मुक़द्दस को, हरम अल शरीफ, मस्जिद अक्सा को आप मतलब आपके नाम से दर्ज कर दिया गया है। तो ये टेंपल माउंट को जिस तरीके से टेंपल माउंट प्रचारित करते रहे हैं पश्चिमी जगत या इजराइल, उसको नकारते हुए हरम अल शरीफ के नाम से ही अगर दर्ज कर लिया गया है, तो ये कितना सॉफ्टनेस है। और इसमें मुझे नहीं लगता कि उनकी कोई जियोपॉलिटिक्स है। इसमें मानवतावाद आज भी मैं देखता हूँ कि काफ़ी हद तक पाया जाता है। पश्चिमी जगत के लोगों में विनम्रता पाई जाती है और ये विनम्रता मेरे ख्याल से सभी लोगों में होनी चाहिए दुनिया के, चाहे वो मुसलमान हो, हिंदू हो, ईसाई हो, यहूदी हो। ये विनम्रता जो है वो दुनिया को खूबसूरत बनाती है, अच्छा बनाती है। लोगों को साथ देने के लिए, साथ चलने के लिए एक अच्छी दुनिया का निर्माण होता है। न जाने क्या हो गया है बहुत सारे लोगों को। मैं देखिए, इसमें मैंने कभी नहीं छोड़ा है कि मैं मुसलमानों को ये कहूँ कि उन्होंने कभी इस तरह का इक़दाम नहीं उठाया या नफ़रत की बात नहीं की है। ये बातें भी होती रही है। अलबत्ता इनको कहलवाने के लिए भले ही इन्हीं के दुश्मनों ने इनके पीछा किया हो, इनका साथ दिया हो और इनको उकसाकर इस स्थिति में लाए हों। आज हिंदुस्तान में भी जिस तरह नफ़रत की भाषाएं बोली जा रही हैं सड़कों पर, टेलीविज़न पर, गलियों में, और पॉलिटिकल पार्टियों द्वारा एक तरह से हिंदुस्तान में नफ़रत के बीज बो दिए गए हैं और इतनी नफ़रत लोगों में नज़र आने लगी है कि एक दूसरे को लोग देखना पसंद नहीं करते, एक दूसरे के व्यापार पर हमला करते हैं, एक दूसरे के कारोबार पर हमला करते हैं। मैं आखिरकार ये समझाना चाहता हूँ सभी मज़हब, सभी धर्म, सभी जाति के लोगों को कि ये हिंदुस्तान के हित में किसी भी कोने पर नहीं है। जिस तरह
तमाम दुनिया में जियोपॉलिटिक्स और डिप्लोमेटिक संबंध को बनाए रखने के लिए, अपने अपने हितों को साधने के लिए धर्मों का इस्तेमाल होता रहा है। उसी तरह हिंदुस्तान में भी एक हिंदुस्तान आज, ये भी आपको याद रखना चाहिए कि मैं जितनी चेतावनियां आपको देता आया हूं, वो तमाम चेतावनियां विश्व स्तर पर आपने देखा होगा कि लगभग सही होती हुई आई हैं। तो मेरा मतलब, मैं आपके लिए गौर व फिक्र करता हूं और ये समझाने की कोशिश करता हूं कि हमें किस रास्ते पर जाना चाहिए, कौन सा रास्ता हमारे लिए सही होगा। ये बात आप मान लीजिएगा कि आज दुनिया की तमाम ताकत समेटकर अमेरिका जैसी सुपर पावर को साथ मिलाकर इजराइल जो है वो आज अपनी पोजीशन में अपने आप को नहीं बनाए रख सका। उस मुस्लिम कंट्रियों के साथ सौदे कर लिए और यकजहती की बात कर रहा है और अच्छे संबंधों की बात कर रहा है और अपने जिसके आधार पर अपनी बुनियादों को रखा है, जिसकी एड पर इजराइल चलता है, आज अमेरिका के एक प्रेसिडेंट के बदल जाने पर जिस तरह की फिक्रमंदी दिखाई जा रही है इजराइल के अंदर और अपनी तौहीन होते हुए देख रहे हैं और ये कह रहे हैं कि अगर ईरान के साथ वापस जो बाइडन उसी डील पर लौटता है तो यहाँ युद्ध ईरान और इजराइल के बीच में हो सकता है। तो इस तरह के ड्रावे जो है वो किए जा रहे हैं। बहरहाल क्या वजूहात है कि जिस तरीके से आज इजराइल मुस्लिम देशों के साथ अपने संबंध बढ़ाने की बात कर रहा है, 2 कदम वो झुक रहा है, 2 कदम ये झुक रहे हैं और यहाँ पर व्यापार बढ़ाने की बात, यकजहती बढ़ाने की बात और मानवता को सपोर्ट करने की बात भी जब ये आएगी, जब व्यापार और कारोबार और एक दूसरे को वीज़ा फ्री तक आगे बढ़ने की बात ये लोग करेंगे। तो देखिए, ये हिंदुस्तान के लोगों को भी ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि इतनी 70 सालों की नफरतों के बाद, लड़ाइयों के बाद, गोलियों के बाद, वार के बाद भी इस नौबत पर आए कि फिर से एक प्लेटफॉर्म पर आते हुए नजर आ रहे हैं, एक दूसरे के समर्थन में बात कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ व्यापार के रास्ते खोल रहे हैं। हम हिंदुस्तान के अंदर अगर हिंदुस्तान की जनता को बांटने की बात करते हैं, हिंदुस्तान की आवाम में नफरत पैदा करते हैं और हम यकजहती की बात नहीं करते और हम किसी के बहकावे में आकर अपने ही देश की जड़ों को खोखला करते हैं और अपने ही कारोबार को बर्बाद करते हैं, तो ये बर्बादी किस हद तक जाने वाली है शायद आपको दूर तक अंदाज़ा नहीं है। इसका अंदाज़ा आपको करने की ज़रूरत है, क्योंकि वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र की 2 विंग की तरफ से जो है, हैफा की तरफ से भी ये जारी कर दिया गया है कि एक अलर्ट जारी किया गया है कि दुनिया के बहुत से देशों में भुखमरी फैलने वाली है, भुखमरी का शिकार हो जाएंगे बहुत से कंट्री। आगे आने खाने की पीने की बहुत किल्लत होने वाली है। लेबनान और यमन सहित इसमें अफ्रीका के बहुत सारे देशों को शामिल किया गया है और भी कई देशों को में इस तरह की सूरत हाल पैदा हो सकती है। यानी आने वाले दिनों में खाने पीने की अशिया की बड़ी किल्लत हो सकती है। इस बात को भी समझ लीजिएगा, क्योंकि इस बात को आपको गौर क्यों करना चाहिए। अगर हम आपस में लड़ते रहे और हम एक दूसरे की दुश्मनी में चुनाव जिताने और चुनाव हराने के लिए अगर देश को बर्बादी की तरफ ले जाते रहे तो हल तो कुछ भी नहीं निकलेगा, क्योंकि 70 साल में इजराइल जो है वो फ़लस्तीन के साथ कोई विनर का हल नहीं निकाल सका। तो इन ख्याल को छोड़ देना चाहिए, थोड़ा सा होश में आना चाहिए कि ऐसी चीज़ों को हम एक तरफ लेके जाएं और कोई ऐसा ख्वाब देखें जो कभी पूरा नहीं होने वाला है, उस पर हम ये मान लें कि इजराइल की ही गाइडलाइन के ऊपर हम सब कुछ फना कर देंगे और ख़त्म कर देंगे और सिर्फ एक ही कम्युनिटी का हिंदुस्तान रह जाएगा। ये अच्छी बात नहीं है, इस बात से हमें दूर होना चाहिए। हिंदुस्तान के निर्माण में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको लगना चाहिए और ये बुरा वक्त आने वाला है। देखिए, वबा के जो इंडिकेशंस हैं वो बहुत सारी मैगजीन्स हैं वो भी दे रही हैं। अमेरिका के जो बाइडन के आने के बाद जो थिंक टैंक में समझता हूँ जो रीसेट करना चाहता है दुनिया को, वो फिर वबा ला सकता है। लॉकडाउन यूरोपियन कंट्रियों में होने शुरू हो गए हैं, ये एक बार फिर भारत तक पहुंच सकता है और अगर इस बार लॉकडाउन की स्थिति भारत में पहुंचती है तो ये यहाँ भूखमरी की स्थितियां पैदा हो सकती हैं, क्योंकि कारोबार अभी तक लोगों के संभले नहीं हैं, स्थितियां लोगों की अभी संभली नहीं हैं। यहाँ ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि एक तरफ हम जो हैं अपने आपसी तनाव की तरफ बढ़ रहे हैं, अपने कारोबार, हिंदुस्तान की पोजीशन को ख़राब कर रहे हैं, हमारी इकोनॉमी का बुरा हाल हो चुका है। दूसरी तरफ हमारी सरहदों पर तनाव है। यहाँ तनाव हमारा पाकिस्तान के साथ भी देखा जा रहा है, यहाँ हमारा चीन के साथ भी देखा जा रहा है। हमारे CDS द्वारा जिस तरह का ऐलान किया जा रहा है कि मुतवक्को का मतलब उम्मीद की जाती है कि चाइना और पाकिस्तान के साथ कोई जल्द युद्ध हो सकता है। ऐसी सूरत हाल में
देश के अंदर भी स्थितियां खराब करने का कोई लॉजिक नहीं बनता है। ये तमाम, मुझे लगता है कि तमाम स्टेट्स गवर्नमेंट को, सरकार, केंद्रीय सरकार को भी सोच समझकर एक पैगाम देना चाहिए। जिस तरीके से ये सोशल मीडिया, ये फेसबुक ईरान के अंदर डाउन कर देता है नेतन्याहू के खिलाफ, अगर कोई भी प्रोपोगंडा होता है तो यही फेसबुक चूंकि अपने देश के खिलाफ यानी यहूदियत के खिलाफ अगर कोई बात होती है तो उसको डाउन करने की कोशिश करता है। इसी तरह की रिक्वेस्ट जो है वो की जा सकती है कि हिंदुस्तान में कोई नफरत बोने के वीडियो शेयर किए जाते हैं, नफरत भरी बातें लिखी जाती हैं, नफरत भरे लाइव किए जाते हैं, तो उनको खत्म करवाने की अपील करनी चाहिए, उनकी बात करनी चाहिए। चूंकि ये सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं होगा, ये मैं आपको सबूत दे रहा हूं कि इजराइल के अंदर ये नेतन्याहू के खिलाफ अगर फेसबुक पे जब ईरानी कोई कमेंट करते हैं या कोई इस पर प्रचार करने की कोशिश करते हैं तो फेसबुक उस कंटेंट को डाउन कर देता है। हालांकि बहुत से कंटेंट को भारत में भी डाउन करता है और बहुत सौ को बहुत प्रमोट करता है। यानी कोई हमें तीसरी शक्ति आकर अगर भिड़ाने की कोशिश करती है और हम अपने ही देश को एक ऐसी स्थिति में ले जाने की कोशिश करते हैं जहां इस देश की जो मईशत है वो खराब हो जाए, देश की यकजहती खराब हो जाए और आने वाले दिनों में फिर संभलने की सूरत हाल ना हो। चूंकि आप इस बात से इनकार नहीं कर सकते, ठीक है, अगर प्रधानमंत्री ये बात कहते हैं कि हमें सेल्फ मेड होना चाहिए, हमको आत्मनिर्भर होना चाहिए, तो हम सभी को आत्मनिर्भर होना चाहिए। सरकार को भी बिना जात धर्म देखे सबका सहयोग करना चाहिए, क्योंकि चीन जैसा देश हमें ये कहता है कि हमारे यहाँ कोरोना बढ़ रहा है, इसलिए कह के भारतीयों के आने पर पाबंदी लगा देता है, जबकि हम बायकाट करते हैं कि हम अपनी चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे और दिवाली के पटाखों और तमाम चीज़ों का हम इस्तेमाल करेंगे। मगर चाइना इससे एक कदम और आगे बढ़ जाता है और वो पूरी तरह भारतीयों की एंट्री पर बैन कर लगा देता है, जबकि चाइना के अपने अखबार द्वारा ये बात कही जाती है कि 5.38 मिलियन डॉलर का जो है वो डायरेक्ट नुकसान दिवाली का होगा जो एक्सपोर्टर हैं चाइनीज उनको। उसके बाद भी भारत के साथ व्यापार पे सीधे WTO के चलते तो वो बैन नहीं कर सकता, मगर पूरी तरह से आने पर पाबंदी लगा देता है। तो इसका मतलब ये है कि चाइना के साथ तनाव कम होने की कोई संभावना नहीं है, बढ़ता जाएगा और शायद हम वार के नज़दीक जा रहे हैं। तो मैं फिर एक बार रिक्वेस्ट करने की कोशिश करता हूं कि एक तरफ जो है सरहदों पर तनाव है, दूसरी तरफ दुनिया में भुखमरी की हालात पैदा हो रही है, तीसरी तरफ चाहे यहूदी हो, चाहे क्रिश्चियन हो या मुस्लिम हो, वो सब आपस में एक दूसरे को अपने भाई बताने की कोशिश कर रहे हैं। जिस तरीके से यूएन के अंदर हारम अल शरीफ को एक नाम दे दिया गया है, टेंपल माउंट, जिसे पहले कहा करते थे यहूदी या क्रिश्चियन, और एक बहुत सारे कवानीन को समर्थन में पास किया जाता है फ़लस्तीन के। तो आने वाले दिनों में अगर बाइडन पुरानी पॉलिसी पर लौटता है, टू नेशन थ्योरी पर लौटता है, जिसमें हम ये मानते हैं कि वो भारतीय मूल की कमला हैरिस भी इस बात की मानवतावादी थ्योरी पर काम करेगी और फ़लस्तीनियों का सहयोग करेगी। अलबत्ता शायद भारतीय उससे कुछ ज़्यादा उम्मीद लगा रहे हैं, ऐसी नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि वो एक अमेरिकन है, वो पूरी तरह से एक अमेरिकन है और अमेरिका के हितों के लिए काम करेगी। वो क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट US है, वो भारत की नहीं है। तो ये इस तरह के ख्वाब पालना सेंटिमेंट में कि हमारा दुश्मन, अगर हम मुसलमानों की दुश्मनी में काम करते हैं तो जो यहूदी हैं वो भी मुसलमानों के दुश्मन है, तो वो हमारे भाई हो जाते हैं। माफ़ करना, इस दुनिया में सब लोग अपना व्यापार देखते हैं। आज आपको से जो व्यापार किए जा रहे हैं, जो हमने खैमा बदला है, उसके बाद जो रूस पिछले 70 सालों से हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा था, हमारे मिसाइल प्रोग्राम में शामिल था, हमारे फ़ज़ाई प्रोग्राम में शामिल था, हमारी तमाम तकनीक में शामिल था, हमारे 70% तक वेपन पर हम रशिया पर मुनसर करते थे, आज वो पाकिस्तान के साथ रिहर्सल कर रहा है। रिहर्सल पहले भी की थी, मगर ये रिहर्सल उस मायने में हमको नहीं देखनी चाहिए कि वो रिहर्सल पाकिस्तान के साथ इसलिए कर रहा है कि एक रूटीन वे है, बल्कि यहाँ पावर बैलेंसिंग की बात आती है। चूँकि खुलकर पूरी तरह से हमने जो बेका एग्रीमेंट किया है उससे हम एक अलाई हो गए हैं अमेरिका के, और अमेरिका के बहुत सारे कंट्रोल की पावर जो है वो भारत के साथ बढ़ चुकी है। रशिया जानता है कि धीरे धीरे करके उसका जो ताल्लुक है वो भारत के साथ लगभग ज़ीरो की तरफ चला जाएगा, इसलिए वो भारत इसी खित्ते में बने रहने के लिए पाकिस्तान के साथ उसी सिचुएशन को आगे बढ़ाएगा जो जैसी भारत के साथ हुआ करती थी। इसमें चीन जो है वो उसकी मदद करेगा, और आने वाले दिन ये भी देखने को आपको मिलेंगे कि अगर रशिया जाता है तो हमें ये
भी नहीं भूलना चाहिए कि हमने पाकिस्तान के साथ 3 जंगें जीती हैं। उन 3 जंगों में रशिया का अहम रोल रहा है, केजीबी का अहम रोल रहा है, हथियारों का रोल रहा है और फैसला कराने, टीटी कराने में भी रशिया का अहम रोल रहा है। वो हमने जीती है। उस वक्त हमें यह भी याद रखना चाहिए कि अमेरिका फुल पावरफुल हुआ करता था और पाकिस्तान के साथ अमेरिका था। आज वो अमेरिका जो पाकिस्तान के साथ हुआ करता था भारत के साथ है। आज वो रशिया जो भारत के साथ हुआ करता था पाकिस्तान के साथ जाते हुए नजर आ रहा है। और प्लस में चाइना जो है मुखर होकर साथ में खड़ा हुआ है। तो इस तमाम चीज़ों को हम संजीदगी से लें और बिल्कुल एक जिम्मेदार नागरिक की तरह व्यवहार करें, जिम्मेदार सरकारों की तरह व्यवहार करें, जिम्मेदार जो है, चूंकि मानवता को बचाना, मानवता को आगे बढ़ाना हमारी जिम्मेदारी होती है। लोग हमें सत्ता में चुनकर भेजते हैं इसलिए कि हम लोग जो हैं वो मानव की रक्षा करें, उनके पेट में जो खाना है वो पहुंचाएं, उनको रोजगार दें, दुनिया में तरक्की करें और अमन का पैगाम फैलाएं। दरअसल नफरतों से बहुत हासिल नहीं होता है। ये अमेरिका, ये एक तरफ के ये कहना कि सऊदी अरब, यूएई इजराइल से जाकर संधि कर रहे हैं, तो इजराइल भी घुटने टेक कर, यानी जो उन्हें खत्म करने की बात करता था, फना करने की बात करता था, ईरान से अब भी अपना डर और दहशत शो कर रहा है। वो खुद घुटने टेक कर अगर उनको भाई कहकर गले मिल रहा है और सबसे ज्यादा वो तमाम दुनिया पे ध्यान छोड़कर अपने अरबी भाइयों के साथ लग जाता है, तो ये सूरत हाल समझनी चाहिए कि 70 सालों में जिसके साथ ब्रिटेन हो, जिसके साथ फ्रांस हो, जिसके साथ अमेरिका हो, जो खुद अपने आप को सुपर पावर कहता हो, वो 5 लाख फलस्तीनियों को फना नहीं कर सका। अरे 28 करोड़ लोगों को फना करने के ख्वाब जैसी बातें नहीं होनी चाहिए। ये फजूल की बातें हैं, इनको छोड़ देना चाहिए। और मेरी समझाने की कोशिश यही है आप लोगों को कि इस देश में अमन लाया जाए, इस देश को फिर से एक चमन बनाया जाए और हम तब मिलकर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब भारत की यकजहती के लिए लड़े। और अगर हमारी लड़ाई जो है वो चीन या पाकिस्तान से होती है तो कंधे से कंधा मिलाकर एक दूसरे का साथ दिया जाए। ये जो मैं तमाम ऐसे लीडरों को, तमाम ऐसे लोगों को भी ये बात कहने की कोशिश कर रहा हूँ, सोशल मीडिया पे एक दूसरे को गाली बकते हैं और ऐसे ख्वाब देखते हैं। मैं फिर एक बार कहता हूँ कि ख्वाब देखना बंद कर दीजिए। ऐसे ख्वाब सिर्फ ख्वाब होते हैं और इस देश को बचाने की कोशिश करिए। बहुत बुरे हालात होने वाले हैं। अगर दुनिया में एक बार फिर से लॉकडाउन की तरफ दुनिया जाती है तो बहुत स्थितियां खराब होने वाली है। तो मैं आपको यहाँ एक बात और बताता चलूं कि इजराइल जिस तरह का खौफ दिखा रहा है, दरअसल वो उतना खौफ है नहीं, चूंकि इजराइल के प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी जो है वो ब्रिटेन की भी है, अमेरिका की भी है, वो बनी रहेगी। पेंटागन, थिंक टैंक और इस दुनिया को चलाने वाले पावरफुल लोग इजराइल को बनाए रखना चाहते हैं। इजराइल बना रहेगा, मगर ये याद रहे कि भारत या पाकिस्तान जैसे देशों के साथ ऐसी किसी पावर, ऐसी किसी ताकत की सपोर्ट नहीं है सिवाय इसके कि इन देशों को अपना ग्राहक बनाया जाए, अपने हथियार बेचे जाएं और इनके और इनके खूनी खेल के जरिए उनको सिर्फ वीडियो गेम की तरह देखा जाए और इस्तेमाल किया जाए। ये तमाम बातें आपको समझा रहा हूं, समझ में जानता हूं कि आपको बहुत ज़्यादा ये समझ में आने वाली नहीं है, मगर एक बात, ये चेतावनियां मैंने आपको माजी में भी दी थी, आगे भी चेतावनियां दे रहा हूं। आपको ये भी बताता आया था, 5 साल पहले मैं आपको बताता आया था कि हम जो है सरहदों की तरफ तनाव बढ़ेगा, चीन होगा, साउथ चाइना सी होगा, ताइवान होगा, ये सब बातें मैंने पहले से बताई है। तो इसका मतलब समझ लीजिएगा जो आज आपको बता रहा हूं कि वो कितना बड़ा आपके लिए खतरा हो सकता है। एक घंटी, एक अलार्म आपके लिए दे रहा हूं। तो ये भी मेरा इतिहास देखिएगा, मेरी तमाम वीडियो चेक कीजिएगा। मैं आपको 2, 3, 4 साल पहले बताता हूं कि आगे आपके साथ क्या होने वाला है। और ये शुक्र है खुदा का कि कम से कम जो है मेरे एनालिसिस 100% लगभग ठीक निकलते हैं। बहुत ज़्यादा बदलाव ना हो तो उसको लेकर यहाँ एक बात आपको बता दूं कि आने वाले दिनों में इजराइल चाहे जितने पैर पीट ले, जो मुआदा, जो रुख दुनिया दिखा रही है, यहाँ 2 नेशन थ्योरी की तरफ जाएगा। यहाँ अरब ममालिक भी जो ये चाह रहे हैं कि वो यरूशलेम दे दिया जाए इजराइल को, वो ज़्यादा इसमें सफल नहीं हो पाएंगे। दुनिया का एक बार रुख फिर से पलटेगा। और नाज़रीन, बहुत सारे आप दोस्तों में से मुझसे एक सोशल मीडिया पर सवाल पूछ रहे हैं कि पुतिन के बारे में एक खबर आ रही है कि वो बीमार हैं, रिटायरमेंट लेने वाले हैं। ये सब झूठी खबर है। ऐसी फेक खबर पर आप जो है ज़्यादा एतबार न करें। ये सब एक प्रोपोगंडा वार है और प्रोपोगंडा वार के चलते जो है ऐसा करने की कोशिश की जा रही है ताकि जो सूरत हाल अभी दुनिया की बदलने जा रही है। देखिए, आखिरी लफ्ज़ों में मैं आपको बता दूँ कि अब दुनिया एक सॉफ्ट कॉर्नर की तरफ जाएगी। ईसाई, यहूदी, मुस्लिम एक होते हुए नज़र आएंगे, मगर दुनिया में वार होगी और ये वार धीरे धीरे फोकस होगी
जो इन 3 कम्युनिटियों में से नहीं होंगे उनकी तरफ, और ये अपने आप को एक इकट्ठा करने की कोशिश करते हुए नज़र आएंगे। कभी आगे बढ़ेंगे, कभी पीछे बढ़ेंगे। कुछ देश इसमें से अलग खेमे की तरफ जाएंगे, जिस तरह आपको देख रहा है कि रूस, तुर्की, पाकिस्तान, ईरान, ये एक अलग खेमे की तरफ, चाइना की तरफ चले जाएंगे। दूसरा आप देखेंगे कि जो अरब और जो अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं वो यूरोपियन यूनियन की तरफ। जो आज बात कही गई है कि आने वाले दिनों में सूडान सहित अफ्रीका के सोमालिया वगैरह बहुत सारे देशों में, यमन, लबनान में भुखमरी की हालात पैदा होने वाली है, इसमें यकीनी तौर पर बढ़ चढ़कर यूरोपियन यूनियन के लोग या क्रिश्चियनिटी के लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। संयुक्त राष्ट्र भी इसमें हिस्सा लेगा और लोगों की मदद की जाएगी। इससे एक तरह से विनम्रता पैदा होगी और एक दूसरे का सहयोग करेंगे तो दुनिया में शांति की बहाली की गुंजाइश होगी। मगर जो अभी उरूज पर हैं उनको जवाल की तरफ जाना पड़ेगा, ये सूरत हाल बन रही है। जो जहां उफान हैं वो उफान भी ठंडे होंगे। अलबत्ता बहुत सारी बातें हैं कि मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पूरी तरह से ये गुलशन बन जाएगा, चारों तरफ फूल खिले होंगे, लोग फिर से प्यार मोहब्बत की बातें करेंगे, चिड़ियाँ फिर से वही गीत गुनगुनाएंगी, चिड़ियों के जो झुरमुट हैं वो फिर से आसमान में उड़ने लगेंगे। ऐसा ख्वाब मैं आपको नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि ये बात वाज़ह है कि हर आने वाला वक्त जाने वाले वक्त से बहुत बुरा होगा। तो ऐसे ख्वाब मैं आपको ना दिखाऊंगा, ना ही इस तरह की सोच मैं आपकी डेवलप कर रहा हूँ। इतना ज़रूर कर रहा हूँ कि बदतरीन दौर चल रहा है, इसको थोड़ा विनम्र कर लीजिए, ठीक कर लीजिए तो आपके लिए अच्छा होगा। फ़िलहाल प्रोग्राम में मुझे इजाज़त दीजिए और मैं बहुत सारे आकलन के साथ जो है इंशाल्लाह कल फिर आपके साथ हाजिर हूँगा। बहुत सारी ऐसी बातों की जो पशे पर्दा होती हैं, चूँकि मैं वो तमाम बातें आपके साथ, वो तमाम गुफ्तगू आपके साथ करता हूँ जो तमाम न्यूज़ मीडिया जिसको छोड़ देते हैं, एक्सपर्ट जिसको छोड़ देते हैं, आप भी ज़्यादा ध्यान नहीं देते। तो मैं आपका सिर्फ ध्यान और आपका जो जहन का बेसिकली रुख है उस तरफ मोड़ने की कोशिश करता हूँ, जो सबके लिए शायद जो है वो नज़र डालना मुमकिन नहीं होता। तो खैर आज इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।